स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का जो क्रैश कोर्स का टॉपिक है ये है थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए क्लास 11 का ये जो थर्मोडायनामिक्स है इसके लेकर बहुत स्टूडेंट का बहुत डर रहता है, मगर ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर सिस्टेमेटिक वे से आप लोगों को पता चला तो ये इजी लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आप लोगों के लिए जरूर आसान सा, मतलब प्रैक्टिस करने में बहुत आसान होगा। कैसे? इसलिए आसान बनाने के लिए क्रैश कोर्स के लिए मतलब शॉर्टकट जितना हो सके हर एक टॉपिक को टच करके मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल्स है और प्रीवियस 10 इयर्स 20 इयर्स न्यूमेरिकल के लिए जितना सारा क्वेश्चन जो फॉर्मूला के बेस के ऊपर है वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा है। आप लोग जरूर ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जरूर आप लोग ये लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ और एक एक टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देख लीजिए। पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे W, फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है? देखिए, W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डब्ल्यू मतलब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिजिक्स का फॉर्मूला है, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट जो है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। डीवी क्या है या फिर डेल वी क्या है? V2 माइनस V1, डिफरेंस इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पूछा गया कोई भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, तब जरूर ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल बी। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन V1 और V2 का वैल्यू दिया हुआ है तो ऐसे करके इंटीग्रेशन करके आप लोग निकाल सकते हो W का वैल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ये जो लिमिट क्या है V1 टू V2, कोई भी V1 और V2 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप लोग ये यूज करके जरूर निकल सकते हो। और एक भी फॉर्मूला है W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT, ये भी लिख सकते हैं। W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग पीजे। देखिए, और एक फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2 बाई V1 और P1 बाई P2। प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर यूज कीजिए, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम जो भी दिया हुआ होगा उसके ऊपर डिपेंड करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग जरूर देख लीजिए, ये इजी होगा आप लोगों के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट, वर्क डन। वर्क डन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात क्या है? दो तरीके से होता है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर किया जाए तो होगा क्या? बाय द सिस्टम। अगर देखिए सिस्टम के ऊपर मतलब बाहर से कोई कर रहा है, इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है तो होगा पॉजिटिव, और सिस्टम खुद से कर रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। सपोज आप लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है तो मैं इसमें पैसा डाल रहा हूं, ठीक है, मैं पैसा डाल रहा हूं तो क्या होगा? आप लोगों का पॉकेट क्या होगा? भारी होता जाएगा, मतलब जेब भारी होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा? पैसा ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पैसा ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें ऑन द सिस्टम किया तो मैं आपके पॉकेट में दे रहा हूं तो पॉजिटिव, और आप मुझे दे रहे हो मतलब बाय द सिस्टम, सिस्टम दे रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे करके ये ट्रिक अप्लाई करके भी याद रख सकते हैं आप लोग। फिर हीट एब्जॉर्ब, देखिए यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर सिस्टम खुद हीट एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा? Q का वैल्यू पॉजिटिव। अगर बाहर से ऑन द सिस्टम किया जाए हीट एब्जॉर्ब क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। सेम टू सेम याद रख लीजिए। फिर देखिए Q C इक्वल टू Q बाई dt। dt मतलब राइजिंग टेम्परेचर और Q क्या है? हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी आप लोगों को पता है, हीट कैपेसिटी C। हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है, मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी दो तरीके से हो रहा है, या फिर कह सकते हैं आप लोग हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है। क्या क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP, ठीक है। अब और एक देख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल U इक्वल टू Q प्लस W। डेल U इक्वल टू Q प्लस W मतलब इंटरनल एनर्जी। डेल U क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। U मतलब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जब स्टोर रहेगा किसी चीज में और या फिर किसी भी सब्सटेंस में, उसका वो होगा, उसका मतलब टोटल एनर्जी होगा उसका इंटरनल एनर्जी। इसको U से या फिर E से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो Q प्लस W मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होगा कैसे? हीट और वर्क डन के थ्रू ये
मतलब इंटरनल चेंज को आप लोग हीट और वर्क डन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर देखिए H इक्वल टू यू प्लस पीवी। H क्या है? एंथोल्पी। एंथोल्पी मतलब क्या है? एंथोल्पी मतलब एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का टर्म क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। डेल एच लिया जाए तो डेल एच इक्वल टू मतलब डिफरेंशिएशन से देखिए यहाँ पे अगर डेरिवेटिव किया जाए तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। फिर डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, आप लोगों को पता ही है। तो एन जी मतलब एन टू माइनस एन वन, डिफरेंस ऑफ मोल, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का जो मोल का डिफरेंस होगा वो आप लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। फिर देखिए सीवी। सीवी क्या है? उसे मैं बोला था मैंने, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी डी एच बाई डी टी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर यहाँ पे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, आप लोगों को पता ही है। फिर देखिए गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी। इसका वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67 और डाई एटॉमिक गैस के लिए है 1.40। डेल एस क्या है? डेल एस है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल बाई टी, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट चेंज होगा, हीट बाई टेम्परेचर। तो एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी एक्चुअली देखिए मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और केओसनेस इन ए सिस्टम। सपोज देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज इस एरिया में भूकंप आया है, तो भूकंप होने के बाद इस एरिया में जितना लॉस हुआ वो अगर कैलकुलेट किया जाए, सपोज 2 लाख लॉस हुआ, तो ये होगा इस एरिया का एंट्रोपी, ठीक है। अगर कोई भी सेम टाइप का ही देखिए कोई भी मतलब कोई भी रिएक्शन चल रहा है, तो उस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कोई भी एक का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कुछ भी हुआ, अगर उसके लिए सिस्टम में जितना सारा क्या होगा, रैंडमनेस, केओसनेस, डिसऑर्डरनेस होगा, अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो उसको कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। डेल एस टोटल इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग देखिए, यूनिवर्स क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग को लेकर यूनिवर्स है। अगर आप सिनेमा हॉल में होंगे तो वो एक सिस्टम, तो सिनेमा हॉल का जो बाहर साइड है वो है क्या है? सिनेमा हॉल का बाहर जो है वो है सराउंडिंग्स, मतलब सिनेमा हॉल के आसपास जो बाहर घूमने का जगह है वो है सराउंडिंग, और पूरा सिनेमा हॉल सराउंडिंग सब मिला के टोटल लेंगे तो क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या कहेंगे? यूनिवर्स, ठीक है। तो टोटल डेल एस टोटल क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग विच इज ग्रेटर देन 0। फिर देखिए डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्स, इसको कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है? डेल जी गिब्स एनर्जी। एक्चुअली गिब्स एनर्जी क्या है? डेल जी है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी है available energy of a system which can be converted into useful work done. It is the available energy of a system which can be converted into useful work done. जिसको useful work done में आप लोग convert कर सकते हैं, उसको कहेंगे del G। वो इक्वल टू क्या है? del H मतलब एंथैल्पी चेंज माइनस T इंटू del S, टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी चेंज। फिर देखिए यहाँ पे del G का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, कोई भी इनिशिएशन, कोई भी फोर्स बाहर से देना नहीं पड़ेगा, जो ऑटोमेटिक होगा उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस किसी कहेंगे? अगर किसी फोर्स अप्लाई करके या फिर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी से कोई कुछ भी अप्लाई करके जो मतलब फोर्स देने के बाद, कुछ भी अप्लाई करने के बाद जो होगा वो कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई अगर खुद से करेंगे तो स्पॉन्टेनियस, अगर आप लोगों को पेरेंट्स अगर आप लोगों को बोल के मतलब धक्का देकर अगर पढ़ाएगा तो उसको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। जोक से पढ़, तो ये समझने के लिए बोला मैंने, ठीक। देखिए तो डेल जी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल जी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल जी का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डेल एस मेल्ट मतलब क्या है? मेल्टिंग के समय एंट्रोपी चेंज क्या होगा? डेल एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर, मतलब फ्यूजन में जो टेम्परेचर, एंथैल्पी चेंज बाय टेम्परेचर, फ्यूजन प्रोसेस में
एंथैल्पी चेंज बाय टेम्परेचर। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसको क्या क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है? जब 1 मोल, देखिए 1 मोल कोई सब्सटेंस को अगर हीट करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करके, मतलब 1 मोल कोई सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, देखिए फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग में क्या है? मेल्टिंग मतलब कोई भी सब्सटेंस को अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस को जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे फ्यूजन। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे फ्यूजन, ठीक है। और वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब 1 मोल कोई भी लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी जाना, मतलब एनर्जी चाहिए होता है उसको कहेंगे डेल एच ऑफ वेपर, वेपोराइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए। फिर हीट कैपेसिटी रूल क्या है? Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल टी, ठीक है। मास इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। Q मतलब हीट, ठीक है, और C क्या है? हीट कैपेसिटी, और M है मास। फिर देखिए डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc, माइनस 2.303 RT log Kc। डेल जी नॉट क्या है? एक्चुअली देखिए बहुत आप लोग बहुत सारे टर्म में आप लोगों को मिलेंगे। डेल जी नॉट, डेल एच नॉट, डेल एस नॉट, वो नॉट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट में अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर अगर मेंटेन किया जाए तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाए 1 atm प्रेशर, ठीक है। और 760 mm Hg ले सकते हो। तो 1 atm प्रेशर मतलब 1 atm प्रेशर ले सकते हैं, उसके साथ या फिर आप लोग 760 mm Hg ये भी ले सकते हैं। देखिए तो डेल जी नॉट अगर कोई स्टैंडर्ड स्टेट में लिया जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। तो डेल जी नॉट इक्वल टू क्या है? माइनस 2.303 RT log Kc। और किरचॉफ्स इक्वेशन क्या है? देखिए log K2 by K1 इक्वल टू डेल H नॉट बाई 2.303 R इंटू 1 by T1 माइनस 1 by T2। देखिए ये जो सब फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके लास्ट 20 इयर्स में नीट जेई मेंस में ये सब फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके ही क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल पूछा गया। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए, तो आप लोगों को आसानी से ये इसका सॉल्व, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए डेल आर जी इक्वल टू डेल आर जी नॉट प्लस RTln Q। तो डेल आर जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्शन एंथैल्पी, डेल आर मतलब रिएक्शन का जो, यहाँ पे जी मतलब गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, और यहाँ पे क्या है? रिएक्शन का स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन। और यहाँ पे आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो टेम्परेचर है। क्यू है क्या? रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है आप लोग, रिएक्शन कोशेंट Kc का जो वैल्यू QC वो है सेम टू सेम रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ओके फिर देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, डेल एस इक्वल टू एन सीवी, एंट्रोपी चेंज का, एंट्रोपी चेंज का जो इक्वेशन देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो यहाँ पे देखिए T1 इक्वल टू T2 होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल इक्वेशन होगा, पूछा जाएगा तो उसमें T1 इक्वल टू T2 होगा, टेम्परेचर बोथ इक्वल होगा। तो डेल एस इक्वल टू एन इंटू सीवी इंटू एलएन इंटू T2 बाई T1 प्लस एन आर एलएन V2 बाई V1। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, ये जो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है इसके साथ जो ये है क्या? इसका सराउंडिंग, और बाहर का जो साइड है उसको कहेंगे बाउंड्री, इसको कहेंगे सिस्टम, इसको कहेंगे सराउंडिंग, और बाहर का इसको कहेंगे बाउंड्री। और टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल को कहेंगे यूनिवर्स, ठीक है। अब देखते हैं सिस्टम, सिस्टम का टाइप क्या क्या है? सिस्टम देखिए यहाँ पे सिस्टम 3 टाइप का होता है, एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम, एक है आइसोथर्मल सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है? हीट चेंज होगा। ओपन सिस्टम में मतलब सपोज चाय बना लिया आपने, तो चाय का कप में चाय है, तो चाय आप लोगों ने यहाँ पे टी सैंपल, यहाँ पे मतलब टी लेके कप में आप लोग रख दिया, तो ओपन सिस्टम रख दिया, ओपनली रख दिया, ऐसे ही कप में रख दिया। तो सिस्टम और सराउंडिंग, सपोज वो सिस्टम है और सराउंडिंग बाहर का जो सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो रहा है? हीट और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है। एनर्जी सिस्टम से मैटर और एनर्जी दोनों ही जा रहा है, दोनों ही
अंदर आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, मैटर और एनर्जी दोनों ही सिस्टम टू सराउंडिंग में, यहाँ पे सिस्टम और यहाँ पे सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में सिर्फ अगर वो ढका हुआ है तो उसमें क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होगा मगर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्लोज आइसोथर्मल सिस्टम में सिस्टम टू सराउंडिंग दोनों ही आप लोग लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ना मैटर होगा ट्रांसफर ना ही एनर्जी, कोई भी ट्रांसफर नहीं होने वाला। मतलब आइसोथर्मल मतलब क्लोज्ड और पूरा सील्ड है। थर्मल फ्लास्क में अगर कोई चाय है तो वो गर्म बहुत टाइम तक, लंबा समय तक क्या होगा, गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है। थर्मल मतलब बाहर से कुछ भी नहीं जाएगा, अंदर से कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, और बाहर से अंदर नहीं जाएगा और अंदर से भी बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो यह है सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं प्रोसेस के बारे में। क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या क्या है। एक नंबर देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस, फिर है आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर है आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर है एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर है रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर है इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक मतलब आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, बार किसके यूनिट है, प्रेशर की यूनिट। तो आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा, डीपी इक्वल टू 0, नो प्रेशर एक्सचेंज। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम, नो वॉल्यूम एक्सचेंज, नो वॉल्यूम एक्सचेंज। आइसोथर्मल मतलब डेल टी, dt क्या होगा, 0 होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, नो टेम्परेचर एक्सचेंज। एडियाबेटिक में क्या होगा, नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम। रिवर्सिबल क्या है, अगर ए से बी में फॉर्म किया, ए से बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी से अगेन ए में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, रिवर्सिबल, ए टू बी, बी टू ए, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड। और इरिवर्सिबल, अगर ए टू बी है या फिर बी टू ए, कोई भी एक ही डायरेक्शन में होगा। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल जो नहीं है, मतलब ऑपोजिट वाला नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर ऑपोजिट वाला ही होगा, दूसरा फास्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड में नहीं होगा। साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, देखिए यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू फिर ए में चला आया, तो ये प्रोसेस कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ये जो जितना सारा प्रोसेस मैंने बताया है यहाँ पे, ये प्रोसेस जरूर आप लोग याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, फिर है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। स्टेट फंक्शन मतलब पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है स्टेट फंक्शन, ठीक है। और पाथ फंक्शन क्या है, जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन को कहेंगे, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन को कहेंगे पाथ फंक्शन। देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, अगर वर्क डन को आप लोग ले लिया तो कैसे, क्या है वर्क डन है पाथ फंक्शन। कैसे, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे वर्क डन, अगर ए टू बी में जाएंगे, यहां से जाएंगे यहाँ में, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए इस रास्ते में भी जा सकते हैं, इस रास्ते में भी जा सकते हैं, इस रास्ते में भी जा सकते हैं। तो कौन सा रास्ता ज्यादा वर्क डन, मतलब ज्यादा वर्क डन कौन सी रास्ते में होगा, इसी रास्ते में होगा। अगर यहाँ पे एक ऐसा करके रीजन लिया जाए तो ये रास्ता सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ इसमें। अगर इसमें लिया जाए लास्ट वाला, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो एक नंबर पे क्या होगा, ज्यादा वर्क डन, दो नंबर पे थोड़ा कम, तीन नंबर पे और भी कम। तो ये पाथ के ऊपर देखिए डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो पाथ फंक्शन जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही डिपेंड नहीं करेंगे,
पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। और स्टेट फंक्शन क्या है, वो डिपेंड करता है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है उसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करने वाला है। इसका एग्जांपल क्या है, इंटरनल एनर्जी ले सकते हैं आप लोग, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला। प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन दैट मीन्स जो मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करने वाला है, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास के ऊपर जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उसको कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड नहीं कर रहा है उसको कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, और ये क्या है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये है मास डिपेंडेंट और ये है मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बहुत इजी एग्जांपल, ये देखने से आप लोगों को इजीली डेफिनेशन और भी आसानी से आप लोग समझ सकते हो। देखिए, सेम कंटेनर में ले रहा हूं, यहाँ पे सेम टू सेम कंटेनर ले लिया। तो देखिए, अगर यहाँ पे वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है और सेम कंटेनर में मैंने मिडिल में एक वॉल रख दिया, यहाँ पे एक वॉल दे दिया, बैरियर दे दिया इन दोनों के बीच। ठीक है, मतलब कंटेनर के मिडिल में, तो क्या हो गया, वॉल्यूम देखिए हाफ हो जाएगा मगर टेम्परेचर हाफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। जिधर भी रख लीजिए टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है और वॉल्यूम क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो डिपेंडेंट, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या है, एक्सटेंसिव। जो नहीं कर रहा है उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये क्या है, इंटेंसिव, और ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम एक्सटेंसिव और टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर टू ऑल? फाइन। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर से पहले लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर लिख लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग बुक से भी डेफिनेशन देख सकते हैं। हीट कैपेसिटी मतलब द हीट, अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। और एक बार सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट चाहिए कोई भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, कोई भी एक सब्सटेंस का क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री, उसके लिए जितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम कोई भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन, 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से देखिए, कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए होता है उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी किसको कहेंगे, 1 मोल कोई भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा उसको कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या बताया गया कि डेल यू जो है वो Q प्लस W, मतलब एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज क्या है, एनर्जी का एक्चुअली ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, मगर ये जो एनर्जी है ये फिक्स है। क्लियर? तो डेल यू इक्वल टू Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया, समेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, Q प्लस W के हिसाब से होगा। ठीक है, फिर देखिए मैं सेकंड लॉ के बारे में बोल रहा हूं, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले मैं बोल रहा था एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी है, एंथैल्पी मैंने उस समय फॉर्मूला लिख लिया, एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV, H इक्वल टू U प्लस PV, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, और डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल NG/RT। इसका फॉर्म मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोगों को। तो एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। तो एंथैल्पी हर एक सिस्टम के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर एंथैल्पी फ्यूजन के लिए एक होगा, रिएक्शन के लिए एक होगा,
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए एक होगा। हर एक के लिए एक एक अलग सा होता है, अलग अलग होता है, हर एक का एक एक अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो हर एक सिस्टम में जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी सिस्टम है, अगर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिया जाए तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू, देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में दो सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, देखिए फ्यूजन हो रहा है, फिर वेपोराइजेशन हो रहा है। तो वेपोराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दोनों ही एक साथ लिख सकते हैं आप लोग। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसको कहते हैं, तो सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो ही कहेंगे। 1 मोल कोई सब्सटेंस को सब्लाइम करने के लिए, सब्लाइम प्रोसेस होने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए होगा उस पर कहेंगे। ठीक है, फिर कैलोरीफिक वैल्यू, इसका भी डेफिनेशन देख लीजिए। कैलोरीफिक वैल्यू से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन में -57.1 किलो जूल पर मोल चाहिए होता है, ये याद रखना, ये आया था नीट एग्जाम में पहले। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ एसिड देकर इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ बेस को, या फिर इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ बेस देकर इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस प्रोसेस को सेटिस्फाई, मतलब उस प्रोसेस को संपन्न करने के लिए उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सेम टू सेम आप लोग बुक में देख लीजिए, एंथैल्पी सेम टू सेम एंट्रोपी के लिए भी हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग जरूर चेक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, और ये जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी चेंज, इसका जितना सारा फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं सब फॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ पे दे चुका हूं। ठीक है, अब लोग फिर देख लीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या बताएगा, सेकेंड लॉ बताएगा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी, एंट्रोपी का डेफिनेशन मैंने पहले भी बता दिया। एंट्रोपी मतलब मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और कैओसनेस ऑफ ए सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम का कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी कैओटिक सिचुएशन हुआ, कुछ भी डिसऑर्डरनेस हुआ, अगर उसका मेजरमेंट किया जाए तो उसको कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो एंट्रोपी मींस मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और कैओसनेस, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और कैओसनेस ऑफ ए सिस्टम। तो एक एक के लिए एक एक होगा, तो डिफरेंट कंडीशन मैंने उस समय आप लोगों को बता दिया। तो एंट्रोपी जो दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। मतलब कोई हर एक जो स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है, नेचुरल जितना सारा प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ रहा है। स्पॉन्टेनिटी बढ़ रहा है मतलब जो नॉर्मली जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए मतलब रैंडमनेस कैओसनेस हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर एवरी नेचुरल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसलिए डेल एस सराउंडिंग, मतलब यूनिवर्स टोटल, अगर डेल एस टोटल लिया जाए तो क्या होगा, डेल एस टोटल इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। मतलब डेल एस मतलब क्या है, एंट्रोपी चेंज। तो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। ठीक है, तो इसके साथ मैं थर्ड लॉ भी बता देता हूं। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, देखिए एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट 0। देखिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर किसको कहते हैं बताइए, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है 0 केल्विन, मतलब -0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तब प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसका एंट्रोपी कंसीडर किया जाता है 0। तो मैं थर्ड लॉ बता रहा हूं, देखिए द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज 0 when absolute 0 temperature is maintained, or at absolute 0 temperature the entropy of the pure crystalline solid is taken as 0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, देखिए हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये क्या है एक्चुअली, देखिए
समझने की कोशिश कीजिए। ये हेसेस लॉ क्या है एक्चुअली। देखिए हेसेस लॉ में अगर ए से बी में जाने तक बी ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी सी से होकर भी जा सकते हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए अगर एंथैल्पी चेंज डेल एच होगा और यहाँ पे डेल एच ऑन और यहाँ पे डेल एच टू होगा, तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ये जो डेल एच है ए टू बी से जाने के लिए जो डेल एच है ये डेल एच और ये जो सी होकर फिर बी में जाने का जो दो रास्ता है ए से सी और सी से बी जाने का, ये टोटल रास्ता जो होगा वो हर एक रास्ते में जितना एंथैल्पी चेंज हुआ वो सिमिलर होगा। तो ये स्टेप एक ही स्टेप में हुआ या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स, जो स्टेप नंबर ऑफ स्टेप आप लिया जाए तो टोटल एंथैल्पी चेंज सेम होने वाला है। ठीक है, तो एक स्टेप में जितना एंथैल्पी होगा और यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेप भी लिया जाए तो उसमें एंथैल्पी चेंज सेम होगा। ठीक है, तो डेल एच इक्वल टू क्या होगा, डेल एच वन प्लस डेल एच टू, या फिर 10 रास्ते में होकर भी ये बी में गया तो क्या होगा, यहाँ पे डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच वन डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री प्लस डेल एच फोर प्लस डेल एच फाइव करके डेल एच एन तक, मतलब जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो इसका सिमिलर होने वाला है। ठीक है, यही है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। तो चलिए हेसेस लॉ के ऊपर ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे किया जा सकता है। बहुत इजी है, एकदम इजी, देख लीजिए। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन से एसिटिलीन फॉर्मेशन होने के लिए जितना एंथैल्पी चाहिए, मतलब कितना एंथैल्पी चाहिए वही पूछा गया। इफ एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन आर दिस। देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन और एसिटिलीन तीनों का ही मतलब क्या करेंगे, कॉम्बशन रिएक्शन, मतलब जलाना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। तो ये प्रोड्यूस होने के लिए कितना फॉर्मेशन होने के लिए, एसिटिलीन फॉर्मेशन होने के लिए टोटल एंथैल्पी डेल एच कितना चाहिए, वही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, पहले कॉम्बशन करेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, 2C प्लस H2 C2H2 हो गया। अब देख लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो कॉम्बशन प्रोसेस इसमें कितना बताया गया, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन डेल H1 माइनस 400 किलो जूल। ठीक है, समझ में आया। नंबर 2 हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कितना, 1 मोल का, देखिए 1 मोल H2, हाइड्रोजन 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो ऑक्सीजन 1 होगा, यहाँ पे तो 2 है तो हाफ दे दीजिए, H2 प्लस और H2O। ठीक है, तो इसके लिए एंथैल्पी क्या बताया गया, डेल H2 इक्वल टू माइनस 300 किलो जूल। ठीक है, फिर देखिए नंबर 3 बताया गया एसिटिलीन का C2H2 अगर ऑक्सीजन लिया जाए 1 ही मोल, हाँ 1 ही मोल है, तो क्या होगा CO2 प्लस H2O। तो ये बैलेंस कीजिए, 1 ही मोल होगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे 5/2 लेने से 2 कैंसिल, तो 5 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सही है, ठीक है। अब डेल H3 क्या दिया उन लोगों ने, माइनस 1300 किलो जूल। ठीक है, अब हम लोगों को निकलना है डेल H का वैल्यू। देखिए यहां पे ये तीनों रिएक्शन को यूज करके, तीनों ही रिएक्शन यूज करना पड़ेगा, फिर यूज करके ये रिएक्शन लाना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए, देखिए बहुत इजी है। कार्बन कितना है, 2 है, तो देखिए एक बात, अगर कार्बन 2 है रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पे कार्बन कहां पे है, यहाँ पे है, तो कार्बन सिंगल तो इस साइड में ही है, तो 2 देकर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2C प्लस 2O2 से 2CO2 हो गया। ठीक है, फाइन। अब हाइड्रोजन एक ही है, बस एक ही होगा, सेम टू सेम रख दीजिए, H2 प्लस हाफ O2 H2O। फिर देखिए C2H2 राइट साइड में है, मतलब ये जो थर्ड रिएक्शन है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ये रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा, ताकि
ये राइट साइड में मिले। कैसे? अगर ये माइनस होगा तो देखिए C2H2 माइनस C2H2 माइनस 5/2 O2 और इस साइड में सेम टू सेम माइनस 2CO2 माइनस H2। अब ऐड कीजिए, अब तीनों रिएक्शन को ऐड कीजिए। माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, H2 माइनस माइनस कैंसिल हो गए। फिर देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 2C यहां पे H2 है प्लस H2। यहां पे देखिए 2 प्लस हाफ मतलब 4 प्लस 1 5/2। बस यहाँ पे ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5/2 O2 मिलेगा और यहाँ पे माइनस 5/2 O2 है। तो क्या हुआ? ये तीनों ही कैंसिल हो गए। तो 2C प्लस H2 एरो राइट साइड में तो कुछ भी है ही नहीं, तो ये माइनस है, तो उस साइड में लिखेंगे तो C2H2। बस हो गया। तो यहां पे देखिए क्या किया हम लोगों ने, यहां पे 2 into 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया। देखिए डेल एच निकलने के लिए हम लोग क्या किया, 2 into इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया। तो क्या मिला? 2 into इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है? माइनस 400 प्लस इक्वेशन 2 है माइनस 300 जूल प्लस इक्वेशन 3 क्या है? माइनस 1300 किलो जूल। ठीक है, तो टोटल डेल एच का वैल्यू यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करने से इजीली मिल जाएगा। तो क्या क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 800 माइनस 800 माइनस 300 माइनस 1300 मतलब यहाँ पे माइनस 1100 माइनस 1300, तो माइनस 2400 किलो जूल हो रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये क्या है? 300। यहाँ पे प्लस नहीं, ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो यहाँ पे 200 किलो जूल होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, इक्वेशन 2 माइनस 3 है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया था, तो ये माइनस 1300 माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या होगा? 200 प्लस 200 किलो जूल एनर्जी फॉर्मेशन होगा। तो डेल एच का वैल्यू क्या है? प्लस 200 किलो जूल। तो ये बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन के समय, और ये मैंने टेक्निक बता दिया। इजीली कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे करके ये टेक्निक अप्लाई करके हेसेस लॉ के ऊपर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए इसको फ्री एनर्जी क्यों कहा गया? फ्री एनर्जी इसलिए कहा गया कि it is the available energy, excess energy of a system which can be converted into useful work done। इसको वर्क डन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो गिब्स एनर्जी है इसको आप लोग वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सेस एनर्जी, फ्री एनर्जी, इसलिए इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसके इक्वेशन क्या है? G इक्वल टू H माइनस TS। तो डेल G इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, इसको कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो गिब्स इक्वेशन जो लेस देन 0 होगा, डेल जी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैंने पहले भी बताया, और ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम में इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। ये जरूर ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का बहुत सारा न्यूमेरिकल है, और प्रीवियस 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जरूर आप लोग नीट बोलिए, जेईई मेंस बोलिए, कोई भी एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क ला सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।